हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो अच्छी आदतें होती है और वो अच्छी आदतें जो अमीर लोग होते हैं वो उनको फॉलो करके उनका दर्जा ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है, प्रगति करते हैं वो। और जो अपनी आर्थिक परिस्थिति से जूझते रहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वहाँ उनकी आदतें अच्छी न होने के कारण उनका दर्जा ऊपर नहीं जा पाता। तो इन दोनों में क्यों फासला रह जाता है, इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हम जब देखते हैं कि अमीर लोग दिखने में इतने मोहक, आकर्षक और चार्मिंग दिखते हैं, पर हम सोचते हैं कि वो धनवान होंगे, चतुर होंगे, कौशल्यपूर्ण होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी उनकी आदतें होती है जो उनको अपने जीवन में आर्थिक परिस्थिति में अपना दर्जा ऊपर बढ़ाने में मदद करती है। और वही आदतें जो गरीब लोग फॉलो नहीं करते या जो अपनी आर्थिक परिस्थिति से जीवन में जूझते रहते हैं, वे अपनी आदतें जो बिगड़ी हुई होती है, जो सही नहीं होती है, उनको सुधारते नहीं हैं, उनको अपनाते रहते हैं, उनको अपने हमेशा के लिए अपने जीवन में फॉलो करते रहते हैं और इसीलिए उनका स्तर ऊपर नहीं चला जाता। तो इन दोनों के बीच जो फासला है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अमीर लोगों की सबसे पहली अच्छी आदत, वे जब भी उनका मंथली इनकम आता है तो उसमें से 20% वे सेविंग्स में डाल देते हैं और 80% में अपना अपने मंथ का पूरा गुजारा कर लेते हैं। वे अपनी आर्थिक परिस्थिति के दायरे में रहते हैं। उनके पास पैसे होने पर भी वे अपनी आदतें बिगाड़ते नहीं है। जैसे कोई महंगी चीजें उनके पास पैसे होने पर भी लेने का शौक नहीं पालते और कभी भी आवेश में आकर अपने अपने मन में जैसे आए वैसे यहाँ वहाँ की न सोचते हुए, न समझते हुए पैसे खर्च करके कुछ बातें ले लेना, इसमें अपने को खुद को नहीं डालते। वे समझते हैं कि पैसे देकर कुछ वस्तु लेना इससे बढ़िया जब पैसे मेरे हाथ में हैं तो वो मेरी ताकत है। इसको अगर हम समझते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में या हमारी सोच में बहुत सुधार आ जाएगा और हमारे जो आर्थिक परिस्थिति है वो सुधारने में काफी मदद होगी। Author of book Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, is saying that rich people use their money to buy assets and they keep building and investing into stocks, bonds, which give them rich financial benefits in the future. They buy, author is saying assets are stocks, bonds, then you can buy real estate which you can rent out or get some royalties which give you financial growth over the period of time. And according to author, this is how the rich people put their money into use for growing their financial situation. And and reversely, the poor people or the financial strugglers, वे क्या करते हैं कि जैसे बड़ी महंगी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई कार हो, तो वो अपने पैसे से नहीं लेते पर वे लोन लेके लेते हैं और इसके कारण उनके ईएमआईज या जो उन चीजों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो बढ़ जाता है। इसके सिवाय वे अपनी लाइबिलिटीज बढ़ाते हैं, डेट लेके या मॉर्गेज रख के घर ले लेते हैं, तो उनके ईएमआईज बढ़ जाते हैं, तो उनका बहुत सारा पैसा उसी में चला जाता है जो महीने का उनका इनकम होता है। और इसीलिए उनकी फाइनेंशियल परिस्थिति ग्रो नहीं हो पाती क्योंकि वो अपने जीवन में लाइबिलिटीज बढ़ा देते हैं और उनको पे करते करते या क्रेडिट कार्ड पर अपना कुछ लेके उसके पैसे पे करते करते उसी परिस्थिति में रह जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो अपने पैसे को अपना खुद का विकास, अपना खुद की आर्थिक परिस्थिति बढ़ाने के लिए लगा देते हैं। वे अपने पैसे को ही इस्तेमाल करके उसमें से अपनी अपनी जो फाइनेंशियल ग्रोथ वो होने में पैसों को, अपने ही पैसों को डाल के उसका फायदा उठा लेते हैं। ऐसे लोग जो अपनी आर्थिक परिस्थिति से जूझते रहते हैं,
वे गैम्बलिंग करते रहते हैं। उनको लगता है कि एक ना एक दिन मेरा नसीब जाग जाएगा और मेरी बड़ी लॉटरी लगेगी। वे अपने नसीब को आज़माते रहते हैं। पर कितना भी उनको लॉस हो जाए, फिर भी ये अमीर बनने की, गैम्बलिंग करके अमीर बनने की जो धुन है, उनके दिमाग से जाती नहीं है। और ऐसी हालातों में वे अपना पैसा गैम्बलिंग पर लुटाकर आर्थिक परिस्थिति से पुअर रह जाते हैं या गरीब रह जाते हैं। पर जो अमीर लोग अपना नसीब अपनी मेहनत और लगन से अपने जो सपने हैं उन्हें साकार करते हैं। उन्हें अगर बेटिंग थोड़ा बहुत करना ही है तो उन्हें समझता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसमें जोखिम है बहुत सारी, तो इसीलिए वे एक अपना एंटरटेनमेंट बजट बनाते हैं और उसी बजट में से जितना हो सके गैम्बलिंग वगैरह करने का मजा लेते हैं। पर वे बड़े पैमाने पर इस पर कभी निर्भर नहीं रहते। अभी मैं आपको एक अच्छी बहुत बढ़िया एक टर्म है जिसको कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। इसका मतलब है हर्ड मतलब झुंड और मेंटालिटी मतलब मानसिकता। ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त टर्म है। इससे अपने को बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती है। जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग के जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों के ग्रुप्स होते हैं। जैसे किसी के ऑफिस की फैमिली का ग्रुप रहता है, कोई महिला मंडल का ग्रुप रहता है, कोई जो एक बस्ती में रहने वाले लोगों का ग्रुप रहता है, कोई जो पैसों को लेकर जैसे मध्यम वर्गीय या अपर क्लास के लोग हैं, उनके अपने पैसों के हिसाब से हर एक के अलग-अलग ग्रुप्स रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन लोगों का एक सोचिए कि व्हाट्सएप ग्रुप है। तो चलो सोचते हैं कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप है और ये जब एक दिन क्या हो जाता है कि जैसे किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि देखो यहाँ यहाँ इस जगह पे शोरूम में या शॉप में या किसी एग्जीबिशन में सेल लगा है और वहाँ पे महिला और पुरुषों के कपड़े और बच्चों के भी कपड़े बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में से 2-4 लोग एकदम एक्साइट हो जाते हैं, वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं और खरीद भी लेते हैं सब कपड़े वगैरह। पर बाद में क्या होता है, जैसे-जैसे ये बात फैलती जाती है, तो लोग वहाँ पर जाकर कपड़े खरीद लेते हैं। पर ये जब सब होता है, तब कोई भी अपने पर्सनल जो व्यक्तिगत उसकी परिस्थिति है, उसको देखता नहीं है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनको कपड़े अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। कोई लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं हो सकती। पर वे व्यक्तिगत तौर पे अपना जो आर्थिक परिस्थिति है, उसको सोचते नहीं हैं। उसके बारे में अपनी जो आर्थिक परिस्थिति है, उसके बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हैं। जो झुंड करता है उसी को फॉलो करते हैं। बाकी सब लोग कर रहे हैं ना तो हमें भी करना है। बस अपनी अपने हाथ से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना और अपनी आर्थिक परिस्थिति बिगाड़ना, इसके सिवाय इसमें कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम खुद की आर्थिक परिस्थिति को जानकर, सोच समझकर, अच्छे विचारों से सोचते नहीं कि क्या मुझे सेल में जाना ज़रूरी है? कि बाकी लोग जा रहे हैं इसीलिए मैंने भी जाना है? क्या ये कपड़े मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ? क्या इन कपड़ों की मुझे ज़रूरत है? ऐसा बिना सोचे समझे लोग वहां पर जाकर कपड़े वगैरह खरीद लेते हैं और इसी को कहते हैं झुंड मेंटालिटी। मतलब प्रासंगिक घटना, ये जो होता है फेनोमेनन, वह बहुत काम करता है। ये फेनोमेनन बहुत स्ट्रांग होता है। लोगों की मानसिकता बाकी लोगों को देखकर अपना दिमाग घुमा देती है। उनका दिमाग घूम जाता है और वे बिना सोचे समझे जाकर पैसे लुटा कर आते हैं और इसी से कई लोगों की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ जाती है। अभी मैं आपको और एक टर्म समझाने वाली हूँ, वह है लिविंग विद द जोनासेस। इसका मतलब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाने वाली हूँ। जैसे सोचिए एक लड़की है जो पुणे में रहती है, उसके जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 10 बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे अलग-अलग टाइप्स की फैमिलीज़ रहती है। जैसे कोई फैमिली है जहाँ पर दोनों पति-पत्नी अच्छे से कमाते हैं, पर उनको अपने माता-पिता की ज़िम्मेदारी रहती है, या तो ऐसे कोई पति-पत्नी होते हैं जिनमें पति अच्छे से कमाता रहता है और पत्नी को उतना वो नौकरी तो करती है पर उसके उतना पर उसकी आमदनी बहुत कम रहती है।
और एक पति पत्नी होते हैं जो अकेले रहते हैं और दोनों अच्छे से कमाते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं पुणे शहर एक बहुत बड़ा महंगा शहर है। वहाँ के जो चार्जेस हैं, जैसे हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, स्कूल की फीस है, वह कोई साधारण आदमी दे ही नहीं सकता। पर होता ऐसे है कि ये जो लड़की हम पर्टिकुलरली हम जो मैं आपको जो बता रही हूँ जिसके बारे में, वह उसका हस्बैंड साधारण कमाता है और वह भी नौकरी करती है, पर उसकी भी आमदनी साधारण ही है। पर फिर भी उन्हें अपने बच्चों को महंगे वाले स्कूल में डालना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं सब लोग अपने बच्चों को महंगे स्कूल में डालते हैं और इसी को कहते हैं कि अपनी अफोर्डिंग कैपेसिटी न होते पर भी बच्चों को महंगे स्कूल में डालना या किसी महंगे बात से जुड़ जाना या किसी महंगे क्लब से जुड़ जाना, महंगे वाले कपड़े पहनना, ये लिविंग विद द जोनसिस के कारण होता है। क्योंकि उनको बाकी लोगों को ये बताना होता है कि देखो, हम भी जो आप अफोर्ड कर सकते हो, हम भी उसी क्लास को बिलोंग करते हैं। पर ये जताने की उस लड़की की फैमिली को कोई जरूरत नहीं होती है। उन्होंने अपने आर्थिक दायरे में रहना, ये उनके लिए बेस्ट रहता है, बेहतर रहता है। पर ये लिविंग विद जोनासिस का जो जो टर्म है, ये जो संकल्पना है, ये सभी के दिमाग को छूती है, वो सताती है उनको और इसीलिए उन्हें महंगे वाले सब चीजें बातें करनी पड़ती है। अभी देखते हैं अमीर लोगों की और एक अच्छी आदत, वे रोज के तौर पे अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए हमेशा पुस्तकें पढ़ते रहते हैं अच्छी अच्छी। 88% of wealthy people read at least 1 hour a day. 79% read educational and career related books. 53% people read personal development material. 58% people read biographies of successful people. 94% read current events, current happenings. 51% read about history. Only 11% people read about entertainment. They all read to improve themselves so they face the competition in the market and get ahead of all other competitors. And they get to know about more opportunities and they are able to transform these opportunities into making money. And that is how they make the best use of their free time. और कंपैरेटिवली जो अपनी आर्थिक परिस्थिति से जूझते रहते हैं, ऐसे लोग 50 में से सिर्फ 2 लोग कुछ अच्छे पर्सनल डेवलपमेंट के बुक्स पढ़ते हैं और इसीलिए उनका नॉलेज शॉर्ट पड़ जाता है, उनका नॉलेज कम रह जाता है। और ऐसे लोग इसीलिए अपने ऑफिस में भी जब कोई किसी को फायर होता है, कोई जॉब से निकाला जाता है, तो ऐसे लोगों का नंबर लग जाता है क्योंकि वो अपने नॉलेज में कम पड़ जाते हैं। सक्सेसफुल पीपल की, वेल्दी पीपल की और एक अच्छी हैबिट ये है कि वे अपना जो वैल्यूएबल टाइम है जीवन का, वह टीवी के सामने बैठ के या कुछ भी अपने फोन पर सर्फिंग करते हुए जाया नहीं होने देते। दे ओनली एंगेज इन वॉलंटियरिंग, नेटवर्किंग, जो अपना नेटवर्क बनाते रहते हैं और वॉलंटियरिंग करते रहते हैं ताकि उनका नेटवर्क बढ़े। वेल्दी पीपल, उनके पास जब भी फ्री टाइम रहेगा तो वे ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं जो उनके पर्सनल डेवलपमेंट में काम आती है। और दूसरी ऐसी बात है कि वे अगर उनके पास कुछ फ्री टाइम भी बचा है तो वे कुछ साइड बिजनेस शुरू कर देते हैं जिसमें से उनकी फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल वेल्थ है, वो बढ़ती रहती है। सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वे अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी यथोचित बुद्धिमत्ता से अपने जो भावनाएं होती है के ऊपर कैसे काबू रखना है, इसका कौशल्य अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें समझता है कि अगर ऑफिस में या घर पे या और कहीं जगह पे उन्होंने किसी भी बात पर अपने से अगर गुस्से में उस बात को रिएक्ट कर दिया तो सबके साथ उनके संबंध बिगड़ जाएंगे, ऑफिस में हो या घर पे हो, और लोग उन्हें डिसलाइक करने लगे कि जो उनको नहीं अच्छा लगेगा।
सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं कि वे अगर ऐसी कोई नौबत आई तो रिएक्ट नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने हर्ट किया या आपने किसी को हर्ट किया, तो ऐसी सिचुएशन से बाहर आकर यथोचित बुद्धि से सोचते हैं कि क्या इस सिचुएशन में क्या हुआ, किसके तरफ से पहल हुई, किसने किसको हर्ट किया, और उसके बाद वे सोचेंगे कि इसमें मैंने कैसे सोचना चाहिए ताकि ये मुझे इमोशनल हर्ट के रूप में मेरे अंदर में नहीं रह जाए। और इसी के कारण वे स्ट्रांग बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करके खुद को स्ट्रांगर बनाने से उनको जीवन भर में यश मिलते रहता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। पर इसी बात को आप समझिए कि जो फाइनेंशियली जूझते रहते हैं, ऐसे लोग झट से रिएक्ट कर देते हैं और अपने संबंध बिगाड़ देते हैं और लोगों के साथ, जो सही नहीं होता है। यशस्वी लोगों की और एक अच्छी हैबिट, वे अपना काफी सारा समय नेटवर्किंग और वॉलंटियरिंग में बिताते हैं। जो 3/4 of the wealthy people spend almost 7 to 8 hours a week volunteering and networking, क्योंकि उसी में से उनको अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं, उसमें से उनको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, या न जाने किसी को, साधारण व्यक्ति को ऐसे लोगों से जुड़ने के बाद उनको काफी अच्छा एक आध जॉब भी मिल जाए। और इसके बाद ये जरूरी भी होता है कि अपने कम्युनिटी को हमने कुछ समय देना चाहिए। इसके विपरीत आप देखेंगे कि 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति जो आर्थिक परिस्थिति से अपनी जूझ रहा है, ऐसा व्यक्ति ये वॉलंटियरिंग और ये नेटवर्किंग के काम में लगा रहता है। और बहुत सारी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसकी कमिटीज पर वेल्दी पीपल का पैनल रहता है, और उनसे जुड़ने के बाद आपको फ्यूचर बिजनेस पार्टनरशिप मिल सकती है, या तो आपके बिजनेस को और कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में नॉलेज मिल सकता है, उनसे कुछ मेंटरिंग मिल सकता है, उनसे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है। तो नेटवर्किंग एंड वॉलंटियरिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मुद्दा ऐसा है कि जो अपने जीवन में नेगेटिव या नकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक माइंडसेट रखते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों का साथ दो जो आपको कुछ दे सकते हैं, आपका कुछ फायदा करा सकते हैं, मतलब आपको कुछ बिजनेस दे सकते हैं, आपको कोई नौकरी दे सकते हैं, तो इससे आपको भी फायदा होगा, आपके जीवन में प्रगति होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, गेट अ मेंटर। मेंटर मतलब आपके जो लाइफ का उद्देश्य है उसको सफल करने के लिए आप एक कोई जो मार्गदर्शक है, ऐसे व्यक्ति देखे जो आपको आपकी प्रगति के लिए क्या करना जरूरी है, क्या नहीं करना है, और क्या अच्छा है जो आपकी प्रगति करेगा, ऐसी बातों का रेगुलरली, रूटीन तौर पर, रोज के तौर पर, हमेशा के तौर पर आपको गाइडलाइंस या आपको जो हेल्प है वो देता रहेगा। और ये जो एक बात है वह हमारी जिंदगी में अगर हो जाती है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बात हो सकती है, क्योंकि जो यश पाते हैं जीवन में वे नेवर गिव अप या डोंट गिव अप इस जुनून को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनका फोकस, उनका परसिस्टेंस, उनके जो पेशेंस होते हैं वे कुछ असाधारण होते हैं, और वो आसानी से अपने रास्ते से जब चलते रहते हैं तभी कुछ फेलियर्स आने पर भी अपना जो उद्देश्य होता है उसको छोड़ने की कभी नहीं सोचते। और वही आर्थिक परिस्थिति से जो जूझते रहते हैं वे आसानी से क्विट कर देते हैं, आसानी से अपना जो उद्देश्य है उसको अपने हाथ से जाने देते हैं। तो दोस्तों, सबसे आखिरी मुद्दा ऐसा है कि जो अपनी आर्थिक परिस्थिति से कमजोर लोग रहते हैं वे खुद को सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में रखते हैं। इसका मतलब है उनके जो ख्याल या उनकी जो मानसिकता या उनका जो माइंडसेट रहता है उसमें वह खुद को बांध के रख देते हैं, उस दायरे में ही रहते हैं और सख्ती से खुद को उसमें सीमित करके रख देते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि वे जब सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि गरीब लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। दूसरी बात कि अमीर लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, गरीब लोग कभी अपना भाग्य नहीं बदल सकते। मैं
स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत मैं कौन-सी भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाता, मैं कौन-सी भी चीज़ को ठीक से नहीं कर पाता। ये जो उनके ख़्याल होते हैं, उनके दायरे में वो खुद को सीमित करके रख देते हैं और इसीलिए उससे उभर के आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके विरोध में जो अमीर लोग होते हैं, वो खुद को ऐसे दायरे के बारे में सोचते ही नहीं है, उसमें खुद को बाँध के या सीमित करके रखते ही नहीं है, खुद को आज़ाद कर देते हैं ऐसे ख़्यालों से और इसीलिए वे प्रगति कर पाते हैं। तो मेरी वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।